हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्टडी चैनल के नए सेशन में। इस सेशन में हम लोग बिहार एसआई के 2008 से लेकर के 2023 तक जो भी सवाल पूछे गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में, उसमें इतिहास सब्जेक्ट के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इस सेशन के बाद से हम लोग कल परसों अगले 2-4 दिन के अंदर में इसके अलग अलग विषय में भी जो एसआई के अंदर प्रारंभिक परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। अभी दिसंबर में एसआई के एग्ज़ाम होने वाले हैं, शायद 17 दिसंबर को होने वाला है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि एसआई के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो अगर आप लोग इस सेशन को बहुत ध्यान से और अच्छे से देखेंगे तो हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए और वो रिजल्ट में आप लोगों की मदद करे। तो बिना किसी डिले के अब इस सेशन को शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल है, सप्त क्रांति की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम युद्ध के लिए प्रथम अफीम युद्ध का समापन किस संधि से हुई थी? इसकी कौन सी संधि रहती है? वो नानकिन की संधि। नानकिन की संधि के तहत प्रथम अफीम युद्ध का समापन होता है। अब ये युद्ध कब होता है? ये युद्ध होता है 1839 से 1842 के बीच में। कब होता है? 1839 से 1842 के बीच में प्रथम अफीम युद्ध का आयोजन होता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है ये जो अफीम युद्ध रहता है ये किन के बीच में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जहांगीर के शासन काल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि मिली थी? जहांगीर द्वारा किसे दिया गया था नादिर उल असर की उपाधि? तो ये दिया गया था उस्ताद मंसूर को। किन्हें दिया गया था? हमारा डी ऑप्शन सही है, उस्ताद मंसूर को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंधार कला शैली के बारे में है। गंधार कला शैली का समन्वय है, ये किस किस क्षेत्र के कला के मिलने से बना? तो ये भारतीय कला और ग्रीक कला, इन दोनों कलाओं के मिलने से गंधार कला शैली का विकास हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा कुछ हम लोग इस गंधार कला शैली के विषय में जानते हैं। तो देखते हैं कि इस कला शैली का विकास तो हुआ था इंडो ग्रीक के समय में। तो किसके समय में हुआ? कनिष्क के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में गंधार कला शैली का विकास होता है। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड कला शैली है। गंधार कला शैली किनसे रिलेटेड? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और ये प्रथम शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच में ये काफ़ी फेमस रहता है। और इसका जो क्षेत्र रहता है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में रहता है। ठीक है, अब आप लोगों को बताना है कनिष्क के समय में कौन सा बौद्ध धर्म का संगति का आयोजन किया गया था और वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? ठीक है, कितने नंबर का था, कहाँ आयोजित हुआ था? वैसे अगले हम आगे कुछ समय बाद हम तो आपको बताने वाले हैं, लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर दें। नेक्स्ट है, 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था और किसके समय शुरू किया गया था? तो ये तो 1942 में शुरू किया गया था। अब वायसराय उस समय कौन थे? अखिल भारतीय, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, तो ये शुरू किया गया था निनलिथगो के समय में शुरू किया गया था। ठीक है, अब ये इसी समय महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन रहता है जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूटोपिया के लेखक कौन है? यूटोपिया के लेखक है थॉमस मोर। कौन है? थॉमस मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप को मूल रूप से क्या है? यहाँ मूल रूप से किस मौर्य शासक द्वारा बनवाया गया था? तो मूल रूप से इसे बनवाया गया था अशोक के द्वारा बनाया गया था। अब सांची स्तूप के बारे में थोड़े फैक्ट्स देखते हैं। इस स्तूप को यूनेस्को, किसके द्वारा? यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया और ये कब शामिल किया गया? 1989 में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से। अब ये कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब ये अलाई दरवाजा की बात करते हैं तो इसका तो निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। ये जो अलाई दरवाजा है ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के जो दक्षिणी हिस्से हैं उसके मुख्य द्वार को ये अलाई दरवाजा कहा जाता है और निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी क्या थी? ये थी रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था? गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था? तो ये थे चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम। कौन थे? चोल वंशीय शासक, चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता ए हिंद नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे? तो ये पैदा हुए थे पटियाली में। कहाँ पे पैदा हुए थे? पटियाली में पैदा हुए थे। अब देखिए अमीर खुसरो के बारे में हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, ये ऐसे मध्यकालीन हस्ती रहते हैं जिन्होंने उस समय काफ़ी शासकों का शासनकाल ये देखते हैं।
है ना। तो और ये किसके दरबारी रहते हैं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमीर खुसरो किस शासक का दरबारी रहता है सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक रहते हैं और इनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया था। तो ये नेतृत्व किया गया था ताराबाई के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सही कालक्रम को बताइए। देखिए यहाँ पे ये मिलान करने वाला दिया हुआ है और मिलान कह रहे हैं, इनका टाइमिंग के हिसाब से इसको सेट करना है कि कौन घटनाक्रम पहले हुआ था और कौन घटनाक्रम बाद में हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये कब होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है, पिछले स्लाइड में आप लोग देखें 1942 में होती है। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप सभी लोग जानते हैं 1885 में होती है। नेक्स्ट देखते हैं साइमन कमीशन की रिपोर्ट, ये आगमन नहीं पूछ रहा है, रिपोर्ट पूछ रहा है, ये कब होता है 1927। अब इसके हिसाब से कालक्रम को अगर हम लोग देखें तो पहले क्या हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा आपका 1 और फिर हो जाएगा 1 नहीं होगा, हाँ 3 होगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 और 4 यहाँ पे ऑप्शन है, फिर हो जाएगा 1 और 2। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, पहले होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, फिर साइमन कमीशन की रिपोर्ट आएगी, फिर होगा गोलमेज सम्मेलन, फिर शुरू होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, ज्योतिबा फुले के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दीवान अमीर एक कोही नामक नए विभाग की स्थापना की थी। तो ये कोही कृषि विभाग था ये बेसिकली, और इसकी स्थापना की गई थी किनके द्वारा की गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। MBT इनको शॉर्ट में बोला जाता है, इनके द्वारा दीवान एक कोही की स्थापना की गई थी। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा और फैक्ट जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मध्यकाल में देखते हैं कि कृषि के लिए नहर खुदवाना, नहर बनवाने का कार्य सबसे पहले ये तुगलक वंश के ही शासक गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद कृषि विभाग की स्थापना करवाई जाती है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और आगे चल के जब फिरोज शाह तुगलक आता है तो वो जो है वो टैक्स लगाता है कृषि पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। तो वो था इंडियन ओपिनियन। कौन सी पत्रिका थी, इंडियन ओपिनियन। अब इंडियन ओपिनियन के बारे में थोड़ा और जानते हैं, ये क्वेश्चन बिहार एसआई में 2-3 बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन तो किया गया था महात्मा गांधी के दौर। इनके अलावा एक और व्यक्ति है जो इसमें एसोसिएट है, वो है मनसुख लाल हीरालाल। कौन है, मनसुख लाल हीरालाल, और ये जो रहते हैं वो इस इंडियन ओपिनियन के संपादक रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुई थी, 1931 में। अभी हम लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कुछ समय पहले देखे थे, उसके पहले ये गांधी इरविन समझौता हुआ था, और इस गांधी इरविन समझौता के बाद ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ी गई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ी गई थी। तो ये लड़ी गई थी मराठा और अफगानों के बीच में लड़ी गई थी। किनके बीच लड़ी गई थी, मराठा और अफगान। उस समय अफगान जो शासक रहता है वो रहता है अहमद शाह अब्दाली, और मराठा जो सेना का नेतृत्व करते हैं वो रहते हैं सदाशिवराव भाऊ के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। तो अफगान में रहते हैं अहमद शाह अब्दाली और मराठों में रहते हैं सदाशिवराव भाऊ। उस समय मराठा पेशवा कौन रहते हैं, तो बालाजी बाजीराव रहते हैं। और ये पानीपत की तृतीय युद्ध होती है 14 जनवरी, कब होता है, 14 जनवरी 1761 को। कब होता है, 1761 को होता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। 23वें तीर्थंकर की अगर हम बात करते हैं तो वो पार्श्वनाथ रहते हैं, और 24वें कौन रहते हैं, तो महावीर जैन रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। तो पहला तो हम लोग जानते हैं कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है, वो मोरक्को का रहता है और उसके द्वारा रिहला लिखी जाती है।
ठीक है, रहला लिखी जाती है, तब उसके हिसाब से इसमें फैक्ट। और दूसरी बात, इसको चीन भी भेजा जाता है, राजदूत बना के एज अ राजदूत चीन जाता है। तो अब फैक्ट देखते हैं हम लोग इसके बारे में। ऑप्शन क्या क्या पूछा था। वह मोरक्को से था, यस बिल्कुल सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, यस बिल्कुल सही है। उसने रहला लिखी थी, हाँ बिल्कुल सही है। मतलब इसका तीनों ऑप्शन सही है, ये सभी सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड मतलब कि सर की उपाधि वापस कर दी थी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अगर हम लोग नाइटहुड बोले या सर बोले तो दोनों वही होता है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये उपाधि इन्होंने कब लौटा दी थी, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय में लौटा दी थी। कब लौटा दी थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय में इन्होंने इस उपाधि को लौटा दी थी। अब देखते हैं हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा तो नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी जाती है, गांधी जी द्वारा कैसर-ए-हिंद की वापस कर दी जाती है, और जमनालाल आजाद के द्वारा राय बहादुर की उपाधि त्याग दी जाती है। अब आप लोगों को करना क्या है, ये तीनों व्यक्ति ने जो अपनी अपनी उपाधि त्यागी थी, ये तीनों याद रखने। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये डेट भी। इसके बाद हम लोग देखते हैं, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है तो उसके बाद अंग्रेज के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है। वो कौन सी कमेटी रहती है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे प्रदान की गई थी, सआदत खान को प्रदान की गई थी। ये सआदत खान अवध साम्राज्य का संस्थापक रहता है। कहाँ का रहता है सआदत खान, अवध का रहता है, और इसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि मुगल साम्राज्य के शासक द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ब्रिटिश साम्राज्य के समय में जो एक्ट आए थे उसके बारे में है, कि कौन से चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोला गया था। तो किस एक्ट के दौरान बोला गया था, 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकरखेरा की लड़ाई कब हुई थी। सकरखेरा या सुकरखेरा भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसकी लड़ाई कब हुई थी, तो इसकी लड़ाई हुई थी 11 अक्टूबर 1724 को हुई थी। ठीक है, किसके बीच में हुई थी, सुकरखेरा की जो लड़ाई हुई थी वो 11 अक्टूबर 1724 को हुई थी। ये निजामुल मुल्क और दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां के बीच हुआ था। किसके बीच, निजामुल मुल्क और दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां के बीच हुआ था। इसमें निजामुल मुल्क जीत जाता है और मुबारिज खां की जो है वो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। चलिए हम आप लोग से बोले भी थे कि हाँ कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन चलिए अब हम इस सेशन में यहीं पे आप लोगों को डिस्कस कर देते हैं कि बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ये हुआ था कश्मीर में हुआ था। कश्मीर के कुंडलग्राम में बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। अब चलिए एक एक करके हम लोग सभी बौद्ध संगीति को देख लेते हैं। तो बौद्ध संगीतियाँ 4 टोटल बौद्ध संगीतियाँ होती हैं। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में होता है अजातशत्रु के समय में, और इसके अध्यक्ष रहते हैं महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगीति होता है कालाशोक के समय में वैशाली में, और उसके अध्यक्ष रहते हैं सुबहकामी। तृतीय बौद्ध संगीति होती है अशोक के समय में पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष रहते हैं मोगलीपुत्र तिस्य। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होता है कश्मीर के कुंडलग्राम में कनिष्क के समय में, और इसके अध्यक्ष रहते हैं वसुमित्र। इसके उपाध्यक्ष रहते हैं अश्वघोष। ठीक है, तो चारों बौद्ध संगतियों का आप लोग अच्छे से ये ध्यान रख लीजिएगा, कहाँ हुई थी, किसके समय में हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किन के बीच हुई थी। तो ये सुगौली की संधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये नेपाल से गोरखा जो कम्युनिटी है उनके साथ हुई थी। तो सुगौली की संधि हुई थी गोरखा और अंग्रेजों के बीच हुई थी 1816 में। कब हुई थी, 1816 में। इस समय जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन तीसरे तीर्थंकर थे। तीसरे, अब देखिए ये जैन तीर्थंकर के बारे में क्वेश्चन है, ये दूसरी बार ये हो गया इस सेशन का क्वेश्चन। तो तीसरे तीर्थंकर कौन रहते, संभवनाथ रहते। एक बार हम लोग महत्वपूर्ण तीर्थंकरों को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करते हैं तो वो रहते हैं ऋषभदेव। द्वितीय रहते हैं अजीतनाथ। ऋषभदेव प्रथम, द्वितीय है अजीतनाथ। उसके बाद तृतीय तीर्थंकर रहते हैं संभवनाथ।
सप्त तीर्थंकर की बात करते हैं 7वें नंबर के, तो ये रहते हैं समपार्श्व। कौन रहते हैं 7वें नंबर पे? समपार्श्व रहते हैं। और उसके बाद से अगर हम बात करते हैं ये सुमतिनाथ, ये 5वें तीर्थंकर रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नामी की बात कर 21वें हैं, अरिष्ट नेमी 22वें हैं, पार्श्व 23वें और महावीर 24वें तीर्थंकर हैं। इन सभी तीर्थंकरों को आप लोग एक बार ध्यान में रखेंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन एसआई में के प्रीलिम्स में पूछी जा रही है, तो इसलिए ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किसने ठगी प्रथा का उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया था? मतलब ठगी प्रथा किस गवर्नर के समय में खत्म हुआ था, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो ये खत्म हुआ था विलियम बेंटिक के समय में। ठीक है, ठगी प्रथा किसके समय में समाप्त हुआ था? विलियम बेंटिक के समय में समाप्त हुआ था ये। और इस कार्य में विलियम बेंटिक किससे करवाता है? तो सिलेमैन की सहायता से करवाता है। और विलियम बेंटिक के समय में एक और चीज़ फेमस है जो कि समाप्त होता है, सती प्रथा। उसने सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों को ही बंद करवाया था विलियम बेंटिक। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको मिलान करना है, घटनाएं यहाँ दी हुई है और यहाँ डेट दिया हुआ है। अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेरा सत्याग्रह, जालियांवाला बाग हत्या, चंपारण सत्याग्रह की बात करते हो तो ये कब हुई थी? 1917 में हुई थी। ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हो तो ये कब हुई थी? 1919 में हुई थी। ओके, अब उसके बात करते हैं अहमदाबाद और खेरा, दोनों ही 1918 में हुई थी। लेकिन अब देखते हैं दोनों में से किसकी पहले हुई थी, तो पहले अहमदाबाद वाला होता है। ठीक है, उसके बाद खेरा सत्याग्रह होता है। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो इस ऑप्शन के हिसाब से ए भी पहले हो सकता है और बी भी यहाँ पहले हो सकता है, तो ये कन्फ्यूजन वाला था। लेकिन आप लोग यहाँ डेट के हिसाब से इसको याद रखिएगा, जो भी आपको लगेगा उस वक्त ऑप्शन में वैसे कीजिएगा। तो उसके हिसाब से इसका सी भी आंसर सही हो सकता है, सी भी सही हो सकता है और डी भी सही हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में कौन थे? हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र रस्त गुफ्तार इसको बोला जाता है सच बताने वाला। रस्त गुफ्तार के संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म सुधार से है? तो पहला तो आप लोग ये समझिए कि ये रस्त गुफ्तार लिखा किसके द्वारा गया था? तो ये लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो ये कैसा अखबार है? पारसी अखबार है। ठीक, किस धर्म सुधार से रिलेटेड है? पारसी धर्म सुधार से रिलेटेड है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इनकी एक और पुस्तक है, उसके बारे में हम बता देते हैं। कौन सी पुस्तक है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक को के बारे में भी एसआई में पूछा गया है, वो आगे हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हाँ। तो इनकी दोनों ही पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रस्त गुफ्तार और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दोनों ही पुस्तक को दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया था। तो ये रस्त गुफ्तार तो धर्म सुधार आंदोलन था जो कि पारसी धर्म से था, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये कैसी पुस्तक थी? तो कि भारत की जो उस वक्त आर्थिक स्थिति थी और जो ब्रिटिश के द्वारा हमारे यहाँ शोषण होता था और हमारे यहाँ गरीबी जो बढ़ रही थी, तो इससे रिलेटेड उस समय जो है इस पुस्तक को लिखा गया था। तो भारत की आर्थिक स्थिति से रिलेटेड वो पुस्तक है। ठीक है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। उसमें दैनिक आय और ये सब की बातें कही गई हैं। से कौन नाम मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो बेसिकली यहाँ पूछा गया है कि अष्टांगिक मार्ग किसके द्वारा दिया गया था? तो अष्टांगिक मार्ग दी गई थी महात्मा बुद्ध के द्वारा। किनके दिया गया था? गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कराची में। अब थोड़ा सा और इस अधिवेशन के बारे में देखते हैं। तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। इस कराची अधिवेशन में ही गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, और उसके बाद से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इसमें मंजूरी दी गई थी। और दूसरी बात इसमें हुआ था कि चूँकि इस समय में गांधी जी को गांधी और इन्होंने के बीच में समझौता हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने फांसी की सज़ा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों की फांसी की सज़ा को नहीं टलवा सकते थे, नहीं टलवा पाए थे, जिसकी वजह से भारतीय इनसे काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं गांधी जी से। और कराची अधिवेशन के दौरान उन्हें काला झंडा भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये ब्लैक फ्लैग कब दिखाया जाता है गांधी जी को? कराची अधिवेशन क्यों हुआ था, इसके बाद की घटनाएं, और इस कराची अधिवेशन में मुख्य कौन कौन सी बातें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है, तो ये आप लोग कराची अधिवेशन को काफ़ी अच्छे से बुक से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था?
तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुई थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। भारत के वायसराय उस समय कर्जन के समय में ये बंगाल का विभाजन हुआ था। और एक और बात, अगर हम लोग कर्जन के बारे में बात करते हैं जो इतिहास में काफ़ी फेमस है, तो ये हम लोग देखते हैं पुरातत्व विभाग की स्थापना कर्जन के समय में ही होती है ना। तो दो घटनाएं आप लोग ध्यान में रखें, एक तो पुरातत्व विभाग की स्थापना और दूसरा बंगाल विभाजन जो होता है वो कर्जन के समय में शुरू होता है। अब देखते हैं हम लोग बंगाल विभाजन जो है वो कब हुआ था। तो इसकी घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को और ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। कमेंट में आप लोगों को बताना है कि बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीय द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था वो कब चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है। देखिए अगेन कर्जन, मतलब कि कर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले दो क्वेश्चन हम लोग देख लिए कर्जन से एसोसिएटेड आया हुआ है, तो आप लोग कर्जन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कर्जन का योगदान नहीं है तो इसमें कौन कौन सा काम उसके द्वारा नहीं की जाती है। पुलिस सुधार किए जाते हैं, बंगाल विभाजन होती है, सेना व न्यायिक सुधार होता है, सती प्रथा की समाप्ति नहीं, ये नहीं होती। पिछले स्लाइड में हम आप लोग बताते हैं सती प्रथा किसके समय होता है, विलियम बेंटिक के समय में होता है, तो सती प्रथा कर्जन के समय में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कारकोता राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। कारकोता राजवंश की अगर हम बात करते हैं ये जम्मू कश्मीर से एसोसिएटेड है। किस राजवंश का है, कारकोता राजवंश को कारकोट राजवंश भी बोलते हैं, ये तो उससे है संबंध इनका। नेक्स्ट 1857 की क्रांति बिहार में कौन थे नेता, काफ़ी फेमस है, कुंवर सिंह है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक थे। ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक कौन थे भाई, तो ये थे, बताएं आप लोग कौन से। एक काम करते हैं, इसका आप लोग आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक कौन रहते हैं। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है तो इसलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। उसके बाद से हम बात करते हैं आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। ठीक है, तो ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुई थी, किसके समय में हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये होता है 1845 से 1846 के बीच में होता है। कब होता है, 1845 से 1886 के बीच में। और लाहौर की संधि के तहत ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हो जाता है। दूसरी आंग्ल सिख युद्ध होती है वो 1849 में होती है। कब होती है, 1849 में दूसरी आंग्ल सिख युद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हम लोग कर चुके हैं। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया के लेखक कौन है। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है प्लिनी। ठीक है, प्लिनी है। अब हम लोग एक और पुस्तक देखते हैं टॉलमी की, जो काफ़ी फेमस है। कौन सी पुस्तक है वो, भारत का भूगोल है ना। भारत के भूगोल की रचना टॉलमी द्वारा की जाती है और ये नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया के लेखक प्लिनी के द्वारा की जाती है। दोनों ही बुक आप लोग ध्यान में रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, ये गुरु अंगद के द्वारा की जाती है। ये दूसरे गुरु रहते हैं सिख के और इनके द्वारा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिख के आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो ये अर्जुन देव द्वारा किया गया था। और ये कौन से नंबर के गुरु रहते हैं, 5वें गुरु रहते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ की रचना की जाती है और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया जाता है गुरु अंगद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। हम लोग जानते हैं जब विश्व युद्ध हो रहा था उस समय हिरोशिमा और नागासाकी पे बम चलाया जाता और ये क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को चलाया जाता। तो इससे पहली पूछ रही है, तो चूंकि पहले 6 अगस्त को हुई थी तो ये घटना कब हो जाएगी, 6। पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, 6 अगस्त को हुई थी। ठीक है, जो कि हिरोशिमा पे था। और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो वो नागासाकी पे। 6 पे किससे था, हिरोशिमा पे था। और 9 वाला की बात करते हैं तो ये नागासाकी पे था, है ना। 9 अगस्त को नागासाकी पे और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के संवादों का भाषा क्या थी, तो ये पाली भाषा थी। कौन सी भाषा थी, पाली भाषा में गौतम बुद्ध द्वारा अपने संवादों को दिया गया था पाली भाषा में। उस समय जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो बुक भी लिखे जाते हैं वो भी पाली भाषा में ही रहती। तो अगर बौद्ध धर्म से एसोसिएटेड बुक के भी बारे में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस भाषा में है वो, तो आप लोग उसका उत्तर पाली ही देंगे। ठीक है, बंगाल विभाजन की बात करते हैं। अगेन देखिए लॉर्ड कर्जन है ना, लॉर्ड कर्जन से। अब इसके बारे में पूछा रद्द किसने किया था, तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि बंगाल विभाजन रद्द होती है जब उस समय दिल्ली में आगमन होता है ना, किसका, जो ब्रिटिश उस वक्त राजकुमार रहते हैं उनका आगमन होता है। उसी समय जो है वो तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में होता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय रहता है बेसिकली।
इसके समय में जॉर्ज पंचम का आगमन होता है, दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, बंगाल भी होता है। उसमें होता क्या क्या है इंपॉर्टेंट बात अगर हम लोग देखते हैं तो पहला तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली को राजधानी बनाई जाती है ना, जो कि 2012 से ऑफिशियल राजधानी वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन घोषणा कर दी जाती है 12 दिसंबर 1911 को। ये दोनों चीज़ हम लोग याद रखेंगे, एक तो बंगाल विभाजन रद्द होता है, दूसरी हमारी राजधानी कोलकाता से बंगाल चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रंटियर गांधी किनको बोला जाता है? ये खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। काफ़ी फेमस है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है फ्रंटियर गांधी के बारे में। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे अगर ये पूछे तो लगभग तो सभी जितने भी हम लोग धर्म सुधार आंदोलन देखते हैं उसमें लगभग सभी के लिए काम करते हैं, है ना। ये काफ़ी उस वक्त हॉट मुद्दा भी रहता है, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, लड़की एवं लड़कियों की विवाह की आयु, अस्पृश्यता की समाप्ति, इसकी भी थी। लेकिन अब ऑप्शन के हिसाब से यहाँ देखें तो जिसके लिए वैसे उन्होंने काम नहीं किया था प्रार्थना समाज के द्वारा, जिसके लिए काम नहीं किया वो था अस्पृश्यता की समाप्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है और उनकी स्थिति मतलब किस राज्य में स्थित है। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग मिलान करके देख लेते हैं। ये लोथल कहाँ पे स्थित था? इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये गुजरात में स्थित था। ठीक है, रोपर कहाँ पे स्थित था? तो ये पंजाब में स्थित है। राखी गढ़ी कहाँ पे स्थित है? राखी गढ़ी स्थित है राजस्थान में, सॉरी राखी गढ़ी स्थित है कालीबंगा में। ऑप्शन राखी गढ़ी कहाँ पे स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। और कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसके हिसाब से अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चलिए आप लोग देख लीजिए, ए का 4, उसके हिसाब से आप लोग मिला लीजिएगा। लोथल का क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, रोपर पंजाब, राखी गढ़ी हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान। इसके हिसाब से आप लोग ऑप्शन को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, ये फिर चलिए हम ही कर देते हैं। ए का 4, ठीक है, ए का 4, बी का 3, सी का हरियाणा 2, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिया आफ्टर गांधी, अगर शॉर्ट में आप लोग इतना भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था? तो रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था? रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? नौजवान भारत सभा बनाया गया था। देखिए ये सभा से क्वेश्चन 2-3 दफ़ा पूछ चुका है, तो ये लूसेंट से आप लोग याद कर सकते हैं। वहाँ पे एक स्लाइड ही पूरा दिया हुआ है एक पेज में करके, उस सभा, उनका डेट और किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ये ज़रूर आप लोग एक बार रिवाइज कर लें और याद कर लें। अगर इसका वीडियो आप लोग सेपरेट चाहते हैं तो हम उसका स्लाइड भी बना के आप लोगों को दे सकते हैं, बस आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बता दें तो हम ज़रूर वीडियो बना देंगे। नौजवान भाजपा, अब देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1926 में भगत सिंह के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किताब उल हिंद लिखी जाती है अल-बरूनी के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट, ये देखिए आश्रम है और आयु है, इनका मिलान करना है। तो ब्रह्मचर्य कब होता है? जन्म से 25 वर्ष तक की उम्र को ब्रह्मचर्य अवस्था बोलते हैं। गृह अवस्था 25 से 50 तक की अवस्था को बोलते हैं। वानप्रस्थ अवस्था बोलते हैं 50 से 75, और संन्यास बोला जाता है किस अवस्था को माना जाता है? 75 से 100 वर्ष की अवस्था को संन्यास अवस्था माना जाता है। तो यहाँ सभी के सामने सामने आंसर दिए हुए और यही इसके आंसर होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, राजस्व में रैयतवारी प्रयोग, रैयतवारी प्रारंभ किसके द्वारा की गई थी? रैयतवारी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किसके द्वारा की गई थी? मुनरो के द्वारा की गई थी। थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवारी व्यवस्था की गई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है ये जो थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवारी व्यवस्था की गई थी कि किन क्षेत्रों में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है। तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आप लोग को बताना है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो हम लोग बात करते हैं चंगेज खां। तो जो आप लोग मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इल्तुतमिश के समय ये काफ़ी बार आक्रमण करता है। तो ये किसके समकालीन रहता है? इल्तुतमिश का समकालीन रहता है चंगेज खां। ठीक, 1 सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलबदन बेगम
ने कहाँ किसके कहने पर हुमायूंनामा की रचना की थी? तो पहला तो हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन से ही पता चलता है कि हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा की जाती है? गुलबदन बेगम के द्वारा की जाती है। और किसके कहने पर ये इसकी रचना होती है? अकबर के कहने पर। और इस हुमायूंनामा में किसकी आत्मकथा के बारे में, हुमायूं की आत्मकथा के बारे में जिक्र किया गया? आपको बताना है ये हुमायूंनामा जब गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था किस भाषा में थी, और इसका अकबर के समय में अनुवाद भी हुआ था। तो अनुवादकर्ता कौन था और किस भाषा में किया था, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो सीरी के किला की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए जो 4-5 स्तंभ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो अभी तो हम लोग देख ले सीरी का किला, पिछले हम लोग देखे थे अलाई दरवाज़ा। चलिए कुछ और इसके बारे में देख लेते हैं। तो जमायत खाना मस्जिद, हजार खंबा महल, ये भी जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अकबर ने 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो चित्तौड़ आक्रमण जब 1567 में अकबर द्वारा की गई थी तो उस समय वहाँ का शासक कौन था, चित्तौड़ का शासक कौन था? तो वो रहता है उदय सिंह। कौन रहते हैं? उदय सिंह रहते हैं। ठीक है, अब अकबर जो थे चित्तौड़ पे जब आक्रमण किया जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? सासाराम में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सरित सागर के लेखक कौन है भाई? तो ये है सोमदेव। कौन है? सोमदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। तो यहाँ पे देखो गणितज्ञ, वैसे तो हम लोग गुप्तकाल में जितने को भी नाम पढ़ते हैं तो उस समय वो जो गणितज्ञ थे वो सामान्य तौर पे खगोल शास्त्री भी होते थे, लेकिन स्पेशली इन सभी के नाम में अगर हम ढूंढें कि कौन थे वो जो खगोल शास्त्री भी थे और गणितज्ञ थे तो वो थे वराहमिहिर। कौन थे? वराहमिहिर थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो ये तो हम लोग जानते हैं कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के तौर पर किनके द्वारा अपनाया गया था? तो ये रहते हैं दयानंद सरस्वती। कौन रहते हैं? स्वामी दयानंद। पहली बार की बात हो रही है, दयानंद सरस्वती। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रहती है? देखिए भारतीय महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है तो भारतीय रहती है सरोजनी नायडू। अगर ओवरऑल महिला की बात करता तब कौन होती? एनी बेसेंट हो जाती। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया था? देखिए फिर अगेन रिपीट क्वेश्चन है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने लौटा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो सबको जानता है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कब होती है? 1906 की। अगर हम लोग एग्जैक्ट डेट की बात करते हैं तो 30 दिसंबर 1906 की इसकी स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को होती है। ढाका में इसकी स्थापना की जाए। ढाका अभी करंट में कहाँ पे स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। आप लोगों को ये कमेंट में बताना है कि ये मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी, किनके द्वारा की गई थी? ठीक है, उनके बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए ये तो प्रार्थना समाज के संस्थापक इन्होंने बहुत लोगों ने मिलकर इसकी की थी, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा कब शुरू किया गया था? इसकी तारीख बतानी है। दांडी यात्रा, तो दांडी यात्रा शुरू की जाती है महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को। कब की जाती है? 12 मार्च 1930 को की जाती है। अगर इसके आगे की भी डेट को पूछे दे तो इसका डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च को शुरू होती है, 5 अप्रैल को ये पहुंच जाते हैं। तो ये दांडी मार्च खत्म कब हो जाती है? 12 मार्च से शुरू होकर 5 मार्च को ख़त्म हो जाती है ना। और 6 मार्च को जो है ये मार्च कह रहे हैं, मार्च नहीं होगा, 12 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में होता है। 12 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में दांडी यात्रा होती है। 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन होता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए तो उसी हिसाब से आप लोग अपना उत्तर दीजिएगा। तो ये चलता है 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक और 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन होता है। इसी दिन अगर पूछे समीना वज्ञा आंदोलन कब शुरू हुई थी तो ये 6 अप्रैल को शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को कब घोषित किया गया था? 1929 में,
इस समय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुई थी और जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो उसी समय पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है या उर्स कहाँ पे, दोनों एक ही होता है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है ये हम लोग जानते हैं, ये है अजमेर में। ठीक है, एक और है जो दिल्ली में है, वो आप लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि दिल्ली में किनका दरगाह है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह तो अजमेर शरीफ में है, दिल्ली में किनका ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई। मतलब 20 से 46 के बीच में चलने वाली विश्व निकाय इनमें से कौन सी थी ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये है लीग ऑफ नेशन। कौन सा है, लीग ऑफ नेशन। ये 1946 में खत्म हो जाता है, जब यूएन की स्थापना होती है ना, तो उसके बाद से इस संस्था को खत्म कर दिया जाता है और यूएन काम करने लगता है। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है 1920 में, 1946 में समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, सॉरी कब हुआ था। तो ये हम लोग देखते हैं 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है। 1869 को 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती भी मनाते हैं। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है इस दिन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह ये कितने नंबर के गुरु थे। तो ये 10वें नंबर के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह कितने नंबर के गुरु थे, 10वें। देखिए एक बार और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है बिहार एसआई में कि गोविंद सिंह की माता का नाम क्या है। तो आप लोग ये चीज़ है जो एक फैक्ट से एसोसिएटेड, उसको थोड़ा सर्च करके देख लें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें देखिए माता का नाम पूछ सकता तो आप लोग ये देख सकते हैं कि पिता का नाम क्या था इनके, है ना, और या फिर गुरु गोविंद सिंह का बचपन का नाम क्या था, ये सब ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बना सके इसको। ठीक, अब देख लेते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1666 में हुआ था और इन पटना में हुआ था और इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कनिष्क राजा था किस वंश से। पिछले स्लाइड में बता चुके हैं, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था कौन था। तो हम लोग जानते हैं जब मिडाइवल टाइम रहता है, दिल्ली सल्तनत रहती है, तो दिल्ली सल्तनत के पहले किसके द्वारा आक्रमण किया जाता है भारत पे, ये आप लोगों को बताना है। तो ये रहता है मोहम्मद गौरी के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है, मोहम्मद गौरी के द्वारा किया जाता है। 1 सेकेंड, हाँ चलिए कौन सा क्वेश्चन था, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था, ये मोहम्मद बिन कासिम रहते हैं। कौन रहता है, मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में भारत पर ये आक्रमण करता है। ठीक है, ये हमने गलती से बोल दिया था मोहम्मद गौरी, ये एक आंसर नहीं होगा, ये होगा मोहम्मद बिन कासिम होगा। तो भारत पर आक्रमण करने वाले पहला मुस्लिम शासक रहता है मोहम्मद बिन कासिम रहता है। ये सिंध पर शासन उस वक्त आक्रमण करता है, उसको जीत लेता है। उस वक्त सिंध का शासक रहता है दाहिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था। तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था, दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगेन लूसन पे देखिए कुछ नारों को एक साथ करके दिया हो गया है इतिहास के लास्ट वाले पेजेस में, तो वहाँ से आप लोग उसको ज़रूर याद कर लें। भारत की बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला था सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा, एक बार पूछा है ये अध्यक्ष कब थी, दूसरी बार पूछ रहा है इनको क्या कहा जाता है। तो इससे पता चले जो फेमस बॉडीज है उनके बारे में थोड़ा सा सर्च अलग से करके रखना, या किताब में उनके बारे में दिया है तो थोड़ा सा याद रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, ये आपको बताना। प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहते हैं, तो ये विलियम बेंटिक रहता है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहता है, विलियम बेंटिक रहता है। और बात करते हैं प्रथम गवर्नर जनरल की, अब हम लोग बात कर लेते हैं वायसराय। भारत का प्रथम वायसराय कौन रहता है, तो कैनिंग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल। अब देखिए पहला तो यहाँ याद रखने की चीज है, जयप्रकाश नारायण की उपाधि क्या थी, लोकमान्य की। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इनके जीवन काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। कब हुआ था, 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म होता है। अब उसके बाद में बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु होती है 8 अक्टूबर 1979 को। 8 अक्टूबर 1979 को इनका मृत्यु होता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। सोमनाथ मंदिर को किसके द्वारा नष्ट किया गया था, तो 1025 ईस्वी में सुल्तान महमूद के द्वारा नष्ट किया था। अब पूरा नाम देखें तो महमूद गाजी रहता है।
ठीक है ना। सुल्तान महमूद गाजी के द्वारा नष्ट किया गया था विख्यात सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था उसका नाम क्या था। मतलब बेसिकली आपसे सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी पर्यटक भारत आया था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ह्वेनसांग। कौन आया था, ह्वेनसांग आया था। अब हम लोग काफी बार ये पढ़ते हैं फाहियान के बारे में। फाहियान किसके समय में आता है, तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आता है, और हर्षवर्धन के दरबार में कौन आता है, तो ह्वेनसांग आता है। ठीक है, नेक्स्ट, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी, तो लिच्छवी की राजधानी क्या है, ये रहती है वैशाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, किस धर्म से जुड़ा हुआ है ये त्रिपिटक, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है त्रिपिटक। अब ये त्रिपिटक क्या है, तो ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए 3 पुस्तक है जिनको त्रिपिटक कहा जाता है, और अलग अलग नाम अगर देखें इनका तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति के दौरान ही होती है। ठीक है, चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो सबको जानता है 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, और डेट अगर एग्जैक्ट बात करते हैं तो 24 अक्टूबर, कौन सा डेट है, 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में पूछ रहा, देखिए अगेन क्वेश्चन पानीपत से है, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होती है, 1761 में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी, ये आपको बताना है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी रहती है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी में कलहन, राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है, कलहन की पुस्तक, इसमें किस राज्य का वर्णन किया गया, तो इसमें कश्मीर का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, कश्मीर का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी, मतलब यहाँ बताना है कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी, ये 1526 में थी। इसके पहले वाला पीछे के स्लाइड में बताया भी थे कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके बाद ही मुगल वंश की स्थापना होती है, और ये किनके द्वारा की जाती है, हुमायूं के द्वारा की जाती है, सॉरी हुमायूं करें बाबर के द्वारा की जाती है। अशोक महान के पुत्र का क्या नाम था, तो अशोक के पुत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो अशोक महान पुत्र था, किसका पुत्र था, ये बिंदुसार का पुत्र रहता है। ठीक है, अब देखिए बिंबिसार के बारे में जाते हैं। बिंबिसार क्या रहता है, हर्यक वंश का संस्थापक रहता है, और बिंदुसार किसका, ये बिंदुसार पुत्र हो जाएगा किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, और बिंदुसार का पुत्र हो गया कौन, अशोक महान। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली के सुल्तान जिसने सीरी का किला बनवाया था वो कौन था। अब देखिए फिर अगेन क्वेश्चन, तो सीरी का किला किसके द्वारा बनाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो रहता है उस समय इसको पार्लियामेंटो अधिनियम के द्वारा, मतलब 1919 का जो चार्टर एक्ट रहा था, सॉरी 1909 का जो चार्टर एक्ट रहा था, उसमें मुसलमानों को अलग निर्वाचन के लिए हो जाता है कि हाँ अब आपका जो निर्वाचन होगा वो अलग से होगा। तो इसकी शुरुआत कब की जाती है, 1909 के पार्लियामेंटो अधिनियम से पृथक निर्वाचन की शुरुआत भारत में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाले पहले व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती। कौन थे, दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी, कन्नौज की लड़ाई अगर हम लोग बात करते हैं तो किनके बीच लड़ी गई थी, ये शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। किनके बीच लड़ी गई थी, हुमायूं और शेरशाह के बीच में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी। अब देखिए हुमायूं और शेरशाह की अगर हम बात करते हैं तो इनके बीच में 3-4 युद्ध है जो काफ़ी फेमस है, और इस युद्ध के बाद ही जो है वो हुमायूं पलायन कर जाता है, शेरशाह द्वारा सूर्यवंश की स्थापना की जाती है, फिर इसके बाद फिर हुमायूं आता है, युद्ध करता है, जीतता है, और मुगल वंश की दोबारा से स्थापना होता है, और उसके बाद से ये शासन व्यवस्था चलने लगती है मुगल वंश की। तो ये कन्नौज का युद्ध होता है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करते हैं इनके डेट की, अगर हम लोग बात करते हैं तो कन्नौज की लड़ाई को बेलग्राम की लड़ाई भी बोलते हैं। ये होता है 1540 में। कब होता है, 1540 में। उसके बाद से होता है देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, और सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में। ये जो सरहिंद की युद्ध होती है 1555 में, इसी में जो है वो हुमायूं का वापसी होता है और मुगल वंश की फिर से रीस्टेबलाइजेशन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र का से नेतृत्व प्रदान किया, तो कुंवर सिंह कहाँ से एसोसिएटेड थे, तो ये आरा से बिलोंग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, तो ये था बाबा फरीद। क्या नाम था शेरशाह के बचपन का नाम, बाबा फरीद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो पिछले स्लाइड में बता चुकी है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अब चलिए, ये तो स्थापना किनके द्वारा होती है? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा होती है और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में होता है और इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा की जाती है। इसका देखिए, कांग्रेस की कुछ अधिवेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके हम अलग से स्लाइड बनाने वाले हैं। तो आज या कल में उसकी अलग से स्लाइड बना के अपलोड कर देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ इसके बारे में बता नहीं रहे हैं क्योंकि वो स्लाइड बनाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्यापक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये डलहौजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था व्यापक सिद्धांत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय, तो भारत के प्रथम वायसराय की बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग, पिछले स्लाइड में बताए भी थे, लॉर्ड कैनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन रहते हैं? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की थी? डी गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। अब देखिए, एक और विश्वविद्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से तो और ज़्यादा है, वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंगेर किसकी राजधानी रहती है? आपको बताना है मुंगेर किसकी राजधानी रहती है। तो ये रहती है राजधानी, वन सेकेंड, चलिए, मुंगेर किसकी राजधानी रहती है? मीर कासिम की राजधानी रहती है मुंगेर। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसके बारे में अगर हम जान लेते हैं तो मुंगेर में राजधानी आने से पहले ये मुर्शिदाबाद रहती है। मुर्शिदाबाद किसके द्वारा राजधानी लाया जाता है? मुर्शिद कुली खां के द्वारा मुर्शिदाबाद राजधानी लाई जाती है, जो कि ढाका में रहती है। ठीक है, बंगाल की राजधानी पहले ढाका में रहती है, वहाँ से पहले मुर्शिदाबाद लाया जाता है, वहाँ से राजधानी मीर कासिम के द्वारा मुंगेर में स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम क्या था? इस ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं होगा, वैसे उनकी माता का नाम था गुरजी देवी। क्या नाम था? गुजरी देवी माता का नाम था। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु रहते हैं, उनकी माता का नाम रहता है गुजरी देवी। कमायनी पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौटिल्य हैं। कौटिल्य किसके दरबारी रहते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया है इनकलाब जिंदाबाद का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में युद्ध होता है, 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है। ये एक तो अंग्रेज रहता है, दूसरी तरफ से जो रहते हैं वो बंगाल के नवाब के बीच में होता है। बंगाल के नवाब उस वक्त कौन रहता है? उस वक्त मीर कासिम रहता है। अवध के नवाब, मीर कासिम के साथ साथ इसमें होते हैं मुगल के नवाब और अवध के नवाब भी। तो मुगल जो शासक रहते हैं वो शाह आलम द्वितीय रहते हैं और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। इन तीनों एक ग्रुप में रहते हैं और दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज का दल रहता है और इनके बीच में जो है बक्सर का युद्ध होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में होता है बक्सर की लड़ाई। नेक्स्ट, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, महावीर की मृत्यु के बारे में बात हो रही थी, ये पावापुरी में हुई थी। पावापुरी कहाँ पे है? राजगीर में अवस्थित है। ठीक है, पावापुरी राजगीर में अवस्थित है। चलिए, अब ये तो हम लोग देख लिए कि हाँ इनकी मृत्यु हुई थी। अब एक एक करके देख लेते हैं महावीर के बारे में और गौतम बुद्ध के बारे में कि इन दोनों का जन्म कब हुआ था और कहाँ पे हुई थी। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर जैन, इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म कुंडलग्राम में 1540 में हुआ था, मृत्यु पावापुरी में 1568 में होती है। ठीक है, महावीर की तो हो गई। अब भगवान बुद्ध की बात करते हैं। इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में होता है और वो कब होता है? तो 563 में होता है और मृत्यु होती है कुशीनगर में और कब होता है? 483 ईस्वी में होता है। ये डेट और प्लेस दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये कहाँ पे है? ये नेपाल में है। ठीक है, नेक्स्ट, बिम्बिसार किस वंश का राजा था? बिम्बिसार, अभी पिछले स्लाइड में हम लोग बताए थे कि बिम्बिसार के द्वारा ये स्थापना की गई थी एक वंश की, तो कौन सा वंश था? हर्यक वंश का राजा था और इसका संस्थापक भी था। नेक्स्ट, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? फेमस है 1917 में चंपारण सत्याग्रह, है ना। नेक्स्ट, शिवाजी को किसने कैद किया था? तो ये औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को कैद कर लिया जाता है 1616 में। कब किया जाता है? 1666 में शिवाजी के द्वारा शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा कैद किया जाता है। उन्हें जयपुर भवन में कैद करके रखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी
जी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की जाती है और गांधी जी मात्र इसी सेशन के अध्यक्ष थे, इसके अलावा कोई और सेशन उनमें अध्यक्ष नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। पिछली बार देखे थे कि रद्द कब हुआ था, अब यहाँ पे 1905 में बंगाल विभाजन हुई थी। राजा भोज निम्नलिखित में से किस वंश से एसोसिएटेड है? तो ये परमार वंश से रिलेटेड है और परमार वंश के काफी प्रतापी शासक रहते हैं राजा भोज। अगर परमार वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो वो रहते हैं उपेंद्र राज। संस्थापक कौन रहता है? उपेंद्र राज परमार वंश का संस्थापक रहता है। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनाया था? तो मोती मस्जिद को बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो इसमें जो भी फैक्ट है, मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था, लाल किले में, और कहाँ पे है ये? दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह हुआ था। ये सिपाही विद्रोह कब शुरू हुई थी? तो 10 मई में शुरू हुई थी, मेरठ में शुरू हुई थी। ठीक है ना, प्लेस का नाम याद रखेंगे आप लोग। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी, ये कब की गई थी? मतलब आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि मतलब उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो ये 30 जनवरी 1948 को हुई थी। देखिए अब यहाँ पे ये भी पूछ चुका है कि उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, तो आप जाके सर्च करके ये देख लें या फिर हिस्ट्री बुक में लुसेंट में जाके देख लें किस जगह पे उनका जन्म हुआ था, किस जगह पे उनकी मृत्यु हुई थी, उनके माता पिता का नाम क्या था। ये जानना जरूरी है कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। निम्नलिखित किसे लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक किसे कहा जाता है? ये पूछ भी चुका है आपका। लोकनायक बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है लोकनायक, और लोकमान्य जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसे बनवाया किसके द्वारा गया था? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। जब गुजरात का विजय किया था अकबर ने, तो उसी के दौरान, उसी के विजय के उपलक्ष्य में इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? तो भारत आने वाले, अगर हम लोग अंग्रेजों की विदेशियों की बात करते हैं मॉडर्न टाइम में, तो कौन पहले आते हैं? तो पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद से हम बात करते हैं तो डच आते हैं, दूसरे नंबर पर कौन होते हैं? दूसरे नंबर पर डच आते हैं, पुर्तगाली डच, उसके बाद से अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज, उसके बाद से डेन आते हैं, जो डेनिश होते हैं वो, उसके बाद से फ्रांसीसी आते हैं, है ना। तो पहले नंबर पे कौन हो गए? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। तो पहले नंबर पे पुर्तगाल हो जाएगा, और सबसे लास्ट में अगर पूछे तो फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, जातक पवित्र ग्रंथ है, किस धर्म से एसोसिएटेड है? जातक किस धर्म का ग्रंथ है? जातक, तो ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्नम में। सारनाथ में एक प्लेस है ऋषिपत्नम, वहाँ पे दिया था, और इसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। रज्मनामा फारसी में अनुवाद किया गया था, तो ये महाभारत का अनुवाद था। कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसके द्वारा किया गया था और किसके समय में हुआ था रज्मनामा का फारसी में, महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था। तो राज्याभिषेक 2 बार किस मुगल साम्राज्य का होता है? सम्राट का होता है जहांगीर। अब देखिए दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करते हैं कि 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो किसका हुआ था ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। औरंगजेब ने सुरहारा फरमान कब जारी किया था? तो सुरहारा फरमान औरंगजेब के द्वारा कब जारी किया जाता है? 1632 ईस्वी में जारी की जाती है, और ये किसके लिए होता है? तो गोलकुंडा सुल्तान के द्वारा जारी किया जाता है 1632 ईस्वी में, और अंग्रेजों के लिए। और इस फरमान के द्वारा अब होता क्या है, तो ये जो अंग्रेज होते हैं वो गोलकुंडा में कहीं भी व्यापार कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसके बारे में यहाँ पे कुछ स्लाइड भी है, तो उसको देखते हैं। गोलकुंडा के सुल्तान 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा राज्य के क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने सक्षम बनाने के लिए एक स्वर्ण फरमान जारी किया था। इस फरमान में उन्हें मसूलीपत्तम, कौन सा प्लेस? मसूलीपत्तम में अपने कारखाने फिर से खोलने की अनुमति मिल गई। ठीक, तो कौन से जगह पे उन्होंने अपनी कंपनी खोल दी? तो मसूलीपत्तम में। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार किया गया था 1510 ईस्वी में। कब अधिकार किया गया था पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर? 1510 ईस्वी में। और ये जीता किसके द्वारा गया था? तो पुर्तगाली उस वक्त गवर्नर रहता अबुल कर्क,
तो अब अल्बुकर्क के द्वारा इस गोवा को जीता जाता है। किससे? यूसुफ आदिल शाही के एक शासक रहा था उससे, आदिल शाही वंश का शासक रहता है यूसुफ आदिल शाह, उससे जीतता है गोवा को 1510 में। नेक्स्ट है लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल किस नदी के निकट स्थित है? गुजरात में भोगवा नदी के निकट स्थित है। तो आप लोग करना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो 6-7 प्लेसेज है जो एकदम इंपॉर्टेंट है वो किस नदी के किनारे है, किसके समय में इसका उत्खनन हुआ था, ये जरूर आप लोग देख लो, किस राज्य में अवस्थित है, क्योंकि इससे क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है? तो देखिए हम लोग ये हड़प्पा सभ्यता पढ़ते तो उसमें देखते हैं पहली बार कांसा बनाने की जो है विधि ढूंढी गई थी। उसके पहले ताम्रपसानी का तो विकास हो चुका था हड़प्पा पहले से, लेकिन कांसा जो है बनाने की कला का विकास कैसे बनता है, किन चीज़ों को मिलाने से बनता है, ये हड़प्पा सभ्यता में विकसित हुआ था। तो इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन रहते? क्लेमेंट एटली रहते हैं भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं 1905 में इसकी स्थापना होती है और किसके? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए पिछले बार पूछा था भारतीय महिला, तो वो सरोजनी नायडू होती, लेकिन प्रथम महिला पूछ रहा है, वो भारत से हो या नहीं हो, तो वो कौन है? एनी बेसेंट है। कोलकाता अधिवेशन होता है 1917 में और इसी में इन्होंने अध्यक्षता की थी। इस बात करते हैं गंधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है? तो आप लोग जानते हैं ये किन कलाओं का है? हिंद यूनानी कला का समन्वय है ना, और ये अगेन कनिष्क के समय में शुरू होता है। तो कनिष्क के समय में 2 कला शैली विकसित होती है जो काफ़ी फेमस रहती है और ये दोनों बुद्ध से जुड़ा हुआ होता है। कौन सा कला? एक तो गंधार और दूसरा मथुरा कला शैली। ठीक है, दोनों को आप लोग याद रखिएगा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। कब किया गया था? तो 1884 में किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। ज्योतिबा फुले के द्वारा एक और समाज की स्थापना की जाती है, उसका नाम रहता है सत्यशोधक समाज। और ये कब किया जाता है? सत्यशोधक समाज की स्थापना की जाती है ज्योतिबा फुले के द्वारा 1773 में। दोनों समाज का नाम आप लोग याद रखेंगे। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले में अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब मेंस की राइटिंग करते हैं ना बीपीएससी के लिए, तो उसमें भी ये सब थोड़ा फैक्ट वगैरह देना पड़ता है आंसर लिखने में, तो याद रख सकते हैं आप लोग। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया? अब देखिए ये स्वदेशी आंदोलन ये कब हुआ था, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन। तो इसमें राखी बंधन दिवस मनाया गया था, तो वो कहाँ पे मनाया गया था ये आप लोग को बताना है। ये दरभंगा में मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष रहते हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये पारसी धर्म से एसोसिएटेड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में। कब होती है? 1828 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। बिहार में पूछ रहे हैं पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बांकीपुर कटना में कहाँ पे स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। तो बिहार के पटना में बांकीपुर जगह पे पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, बिहार में होने वाला ये पहला अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो आर एन मधुलकर के द्वारा की जाती है और 1912 में होता है ये पहला अधिवेशन, बिहार का पहला अधिवेशन। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी जाती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किनके द्वारा लिखी जाती है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी जाती है द इंडियन स्ट्रगल। ये तीनों बुक आप लोग नाम याद रखिएगा, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय और इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक आइन ए सिकंदरी के लेखक कौन है? तो आइन ए सिकंदरी को लिखा गया था अमीर खुसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या हुई थी? तो आप लोग जब पढ़ते होंगे क्रांतिकारी संगठन वगैरह के बारे में मॉडर्न टाइम में, तो जैक्सन और यस की हत्या कर दी जाती है। तो ये कब कर दिया जाता है? आनंद लक्ष्मण कन्हेरे के द्वारा कर दिया जाता है 1909 में। ऑप्शन डी सही होगा इसका। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? बृहदेश्वर मंदिर, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है चोल वंश के राजा
राजराजेश्वर मंदिर भी इसको बोला जाता है और इसको राजा राज द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, देखिए चोल वंश एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है जो पूछा गया था अभी तक। पद्मावत के लेखक कौन रहते? तो ये जायसी रहते, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। तो जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप का संबंध किससे है? तो स्तूप का संबंध मृत्यु से है। किससे है? मृत्यु से है। चलिए अब कुछ और बात करते हैं कि हाँ वो किस किस चीज़ से एसोसिएटेड था, तो देख लेते हैं। बुद्ध के जन्म से एसोसिएटेड कमल या सांड, जन्म से एसोसिएटेड क्या है? कमल या सांड है। उसके बाद से बात करते हैं गृह त्याग से जुड़ा हुआ है घोड़ा, ज्ञान से जुड़ा हुआ पीपल, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। निर्वाण से जुड़ा हुआ पदचिन्ह और मृत्यु से जुड़ा हुआ है स्तूप। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और ये हमारा वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, फिनिश हो गया। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, हर क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करें, कुछ क्वेश्चन को उसके ऑप्शन के साथ प्रिपेयर करें, ताकि अगर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी अगर आसपास का पूछता है तो आप लोग उसको ज़रूर बना लें। ठीक है, तो थैंक यू सभी को जिन्होंने इस वीडियो को देखा, और सभी के ऑल ऑफ बेस्ट आने वाले हैं दिसंबर में जो एसआई के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है उसके लिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।